विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में द्वितीय स्थान पर रहे श्री मनमोहन शर्मा से। मनमोहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस आश्रम परिवार का। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की बातचीत की हमारी विषय वस्तु रहेगी आरएएस भर्ती परीक्षा की युद्ध नीति, लेकिन साथ ही आपको ये भी सूचित कर दूं कि श्री मनमोहन शर्मा आश्रम के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन आश्रम के मूल्यों से सदैव प्रभावित रहे और एक लंबा जुड़ाव इनका हमारे साथ बना हुआ है। विगत भर्ती में हमने इनकी लिखी भारत की अर्थव्यवस्था पुस्तक लगवाई थी और उस पुस्तक से ढेर सारे प्रश्न भी बच्चों को मिले और बच्चों को सफलता प्राप्त हुई। और अभी इस बार जब सब इंस्पेक्टर का बैच आरंभ किया तो मैंने इनसे आग्रह किया कि हमें एक ऐसी पुस्तक उपलब्ध करवाइए जो कि सब इंस्पेक्टर और राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के भारतीय अर्थव्यवस्था के पाठ्यक्रम को पूर्ण करती हो। तो इन्होंने ये किताब तत्काल हमें उपलब्ध करवाई और सबसे रोचक बात तो मुझे ये लगी कि जब आरएएस का परीक्षा परिणाम आया 13 जुलाई को, तो इनका फोन मेरे पास आया। मैंने इनसे बातचीत की, हमारी पुस्तक के संदर्भ में बातचीत हुई कि पुस्तक कब तक उपलब्ध हो जाएगी, और साथ ही मैंने इनसे प्रश्न कर लिया कि द्वितीय स्थान पर रहे मनमोहन शर्मा कौन हैं। तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि सर, वो मैं ही हूँ। तो ऐसे व्यक्तित्व श्री मनमोहन शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। और अभी जब सुबह से हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं तो एक बात मैंने महसूस की कि इनकी जो मूल विचारधारा है वो है कि विनम्र रहें, अहम से मुक्त रहें और सेवा करें। तो निसंदेह मनमोहन जी, हम सभी आश्रम परिवार वाले आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे। जी सर, मैं खुद यहाँ पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुख्य परीक्षा के दौरान हमारा जुड़ाव रहा और उसमें आश्रम परिवार की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चलाई जाती थी वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिलती थी। तो हमने उस टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन लिया और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को धार देने में वो टेस्ट सीरीज भी काफ़ी मददगार साबित हुई। साथ ही जब इंटरव्यू की प्रक्रिया के दौरान भी मैं आपसे फ़ोन पर जुड़ा रहता था, लेकिन ये जो पूरा आश्रम से मुझे प्रेम मिला उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और आश्रम परिवार का बहुत ही हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद मनमोहन जी। मैं तो ये कहूँगा कि ये आपका बड़प्पन है। लेकिन अब हम सीधी विषय वस्तु पर आते हैं और युद्ध नीति पर चर्चा शुरू करते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2016 में आपने 357वीं रैंक अर्जित की जी, और 2018 में आप दूसरे स्थान पर आने में कामयाब हुए। तो 357 से ये दूसरी रैंक का सफर, निसंदेह जब 357वीं रैंक आई होगी तो आपने कुछ कमियां महसूस की होंगी और जब दूसरी रैंक प्राप्त हुई तो उन कमियों को आप दूर कर चुके होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस 357 से दूसरी रैंक आने में कौन कौन सी कमियां थी जो आपने दूर की? सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब आरएएस 2016 के परिणाम में मुझे 357वीं रैंक मिली तो मैं खुश नहीं था, क्योंकि हालांकि मेरा सिलेक्शन हुआ और आरएएस एलाइड सर्विसेज के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ जी, लेकिन मैंने जो मेहनत की थी और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उनके अकॉर्डिंग मुझे रैंक नहीं मिल पाई थी। इसलिए हालांकि मैं कुछ समय के लिए निराश रहा, लेकिन मैंने इस असफलता को या इस अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिल पाने को एक चुनौती के रूप में लिया और जो मेरी कमियां थी प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो मुख्य परीक्षा में पेपरवार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ पेपर की रही हो या साक्षात्कार के स्तर पर मेरी कमियां थी, उनको मैं दुरुस्त करने में दूसरे दिन से ही, परीक्षा परिणाम के दूसरे दिन से ही लग गया था। और मुझे इस बार ये कहते गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने आप पर काम किया, मैंने अपनी कमियों को दुरुस्त किया
तो ईश्वर की अनुकंपा से मुझे ये रैंक हासिल हुई है। इसके लिए मैं आप जैसे गुरुजनों और मेरे जो मार्गदर्शक हैं सभी लोग उनका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बढ़िया मनमोहन जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रारंभिक परीक्षा, इस बार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में हल्का सा परिवर्तन किया है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होगा उसमें प्रश्नों की प्रकृति में कुछ परिवर्तन रहेगा? सर, यदि हम अभी जो प्री का सिलेबस डाला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, यदि उसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कुछ विषयों में पहले जो टॉपिक दिए गए थे ओनली या जो सब टाइटल दिया गया था जी उसमें से अब उनको टॉपिक वार डिस्क्रिप्ट कर दिया गया है जी जिसके अंतर्गत जैसे भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं, तो उन घटनाओं को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं के स्तर पर पॉइंट फॉर्मेट में पूरा टॉपिक वाइज डिस्क्राइब किया गया है। तो मुझे लगता है कि सर अब जो प्रश्नों की प्रकृति होगी उसमें विस्तार के स्थान पर गहराई का स्वरूप अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सिलेबस बिंदुवार होता है तो उसमें विस्तार तो केवल जो सिलेबस दिया हुआ है वहां तक होगा, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति में गहराई अब जो सिलेबस डिस्क्राइब है उसमें एक तरह से 360 डिग्री चैनल पर हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बच्चा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करे? सर, मुझे लगता है कि जो सोर्सेज होते हैं जी वो सभी स्टूडेंट्स के लगभग सिमिलर होते हैं जी, बट जो सावधानी रखनी ये चाहिए कि हमें कई स्रोतों से अच्छा कंटेंट जुटाने का प्रयास करना चाहिए, न कि हमें सब स्रोतों को फॉलो करने का, क्योंकि हम कंटेंट का दायरा जितना विस्तृत करते जाते हैं हमारे रिवीजन के लिए, और दूसरा हमें जो चीज़ें पढ़नी है और पढ़कर हमारे अंदर इनकलकेट करनी है उसके लिए हमारे पास समय नहीं मिल पाता। तो मुझे ये लगता है कि हमें एक तो कंटेंट के स्तर पर हम चाहे सोर्स कई फॉलो कर लें जी। लेकिन जो दायरा है उसका जो विस्तार है वो सीमित करना चाहिए और जो कंटेंट है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। दूसरी बात सर जो मैं मानता हूँ प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पर भी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज में पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारी जो कमियां हैं जहाँ पर विषय के स्तर पर हो या समझ के स्तर पर हो या जो OMR सीट है उसमें आंसर फिल करने के स्तर पर हो, तो ये हमें पता लगती है जिससे हम अपनी कमियों से सीखते हैं। तो इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि टेस्ट देने से कभी नहीं डरें, अपना जो मूल्यांकन है वो हर स्तर पर करते रहें, क्योंकि जितना मूल्यांकन करके जितना हम अपनी कमियों से सीख कर आगे चलेंगे उतना ही हमारी तैयारी में निखार आएगा और हमारी जो एक तरह से ये मार्ग की यात्रा है वो एक तरह से बहुत सुलभ होती जाएगी। मनमोहन जी, जैसे मैं कई बार देखता हूं, क्योंकि आश्रम में टेस्ट हम खूब लेते हैं, ठीक है, तो कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरी तो तैयारी नहीं है इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर दिए गए पाठ्यक्रम की विद्यार्थी द्वारा तैयारी ना हो तो उसे टेस्ट नहीं देना चाहिए? सर, इसके संबंध में ये जो सवाल जहन में आता है विद्यार्थियों के, इसको जब RAS 2016 की मैंने तैयारी की जी जी, तो मेरे भी जहन में ये सवाल रहता था। मैं जब भी सिलेबस पूरा करता तो फिर मुझे लगता है कि यार कुछ चीज़ें छूट गई होगी, इसलिए मैं ये टेस्ट अगले संडे को लिखूंगा जी, या अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगा तब टेस्ट लिखूंगा। लेकिन इस प्रोसेस में सर होता क्या है कि हम जिस सिलेबस का टेस्ट लिखने वाले होते हैं, यदि हम हिम्मत जुटाकर उस टेस्ट को नहीं लिखते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चरण में हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है उसका दबाव बढ़ता जाता है, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा या जो लोक सेवाओं का जो सिलेबस है वो जीवन में कभी पूरा नहीं होने में आता। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेबस की प्रकृति ही इस रूप में है कि रोज नया घटनाक्रम जुड़ता है, नई चीजें ऐड होती जाती है। तो हमें एक बार पाठ्य सामग्री पढ़कर उसको मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज के स्तर पर उतरना चाहिए, हमें साहस दिखाना चाहिए, हमें हिम्मत जुटाते हुए
अपना मूल्यांकन करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि जब हम मूल्यांकन करते हैं, जब हम लोग नियमित टेस्ट लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी कमियां हम स्टेप बाय स्टेप दुरुस्त करते जाते हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों, आप श्री मनमोहन शर्मा के श्रीमुख से ये बात सुन रहे हैं, क्योंकि जब भी मेरे को आश्रम में विद्यार्थी कहते हैं ना कि सर मेरी तैयारी नहीं है इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे रहा, तो मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि आपकी तैयारी हो या ना हो, आप टेस्ट अवश्य दें, ताकि आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि आपकी कमी कमजोरी कहाँ पर है। अच्छा, मुख्य परीक्षा एक बिंदु रहता है। आजकल मेरे पास विद्यार्थी जो आ रहे हैं वो प्रारंभिक परीक्षा की बात कम करते हैं और मुख्य परीक्षा की बात ज्यादा करते हैं। तो मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, या उसके अंदर क्या गुरु मंत्र है जो आप विद्यार्थियों को, जो आगामी आरएएस हैं, उनको आप देना चाहें तो कृपया बताइए। सर, इस परीक्षा में, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो मुख्य परीक्षा है वो ऐसा पड़ाव है जो हमारी रैंक है या हमारा सिलेक्शन है उसमें मुख्य भूमिका अदा करता है। क्योंकि आरएएस जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसे हम पास कर कर एक तरह से मुख्य परीक्षा के लिए टिकट प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। तो जो मुख्य परीक्षा है वहां पर मेन लड़ाई होती है, वहां पर मेन वो रण है, वो युद्ध है, जिसके लिए हमें समुचित नीति की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें समुचित हथियारों की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमें समुचित अनुभव और एक व्यापक विस्तृत रणनीति की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सर जो मेरा प्रयास रहा, मैंने हमेशा जो ऑथेंटिक सोर्सेज है और जो अच्छा कंटेंट है, जो सिंपल कंटेंट है, उस पर भरोसा किया है। साथ ही मेरा हमेशा से प्रयास ये रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखूं, क्योंकि पिछली बार आरएएस 2016 में मैंने मुश्किल से 10 से 15 टेस्ट लिखे थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे मुख्य परीक्षा में कम मार्क्स गेन हुए। इस बार मेरी रणनीति ये थी कि मैंने अपना जो बेस प्राइस है, अपना जो आरएएस मेंस में मार्किंग का बेस प्राइस है, उसको 300 रखा, और उसको 300 रखते हुए मैंने शुरू से ही टारगेट बनाया कि मुझे एक टेस्ट 1 मार्क्स का रणनीति पर काम करना है। तो सर मैंने लगभग 100 के आसपास टेस्ट लिखे, और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे लगभग मुख्य परीक्षा में मेंस की कट ऑफ से 100 मार्क्स की ऊपर आए। बहुत बढ़िया मनमोहन जी। अच्छा, आपके अंक कितने रहे मुख्य परीक्षा में? क्योंकि बच्चों के ये प्रश्न रहते हैं कि अंक जरूर बताए जाए। सर, मुझे मुख्य परीक्षा में आरएएस मेंस की जनरल की कट ऑफ 344 थी, और मुझे 442 मार्क्स मुख्य परीक्षा में आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में, फोर्थ पेपर में कितने कितने अंक आपको मिले? सर, मुझे फर्स्ट पेपर में 113 मार्क्स, सेकंड पेपर में 116 मार्क्स, थर्ड पेपर में 93 मार्क्स, और फोर्थ पेपर में 119 मार्क्स मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साक्षात्कार में आपको कितने अंक प्राप्त हुए? सर, साक्षात्कार में मुझे 80 मार्क्स प्राप्त हुए, और मेरा जो साक्षात्कार था इस बार बहुत ही सकारात्मक रहा, बहुत रोचक रहा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपना साक्षात्कार फेस करने के बाद। अच्छा, साक्षात्कार की कोई, वैसे तो साक्षात्कार मुझे लगता है कि गुप्त रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको रोचक बात लग रही हो तो आप विद्यार्थियों को जरूर बताएं। एक बात मैं विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं, मैंने बहुत साक्षात्कार लिए, बहुत तरह तरह के व्यक्तित्वों के साक्षात्कार लेने का सुअवसर माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त हुआ। आज जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था तो एक तो मैंने ये नोट किया कि धारा प्रवाहिता बेहद शानदार है मनमोहन जी की, और दूसरा प्रत्युत्पन्नमति है, यानी कि तत्काल उत्तर देते हैं किसी भी बात का, और एक और चीज, पॉइंट्स बनाकर उत्तर देते हैं, 1 2 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, मैं ये बताना चाहता हूं। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा, इसे आपने मुख्य परीक्षा में भी प्रयोग करना है और साक्षात्कार में भी प्रयोग करना है। जी सर, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी ये जो स्किल है बोलने की, सोचने की और चीज़ों को प्रेजेंट करने की, वो मेरी मुख्य परीक्षा में जो मेरा अभ्यास है, जो उत्तर लेखन का जो अभ्यास रहा है, उसको लेकर आइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मुख्य परीक्षा में मैंने उत्तर लेखन का अभ्यास किया
तो प्रश्न की मांग के अनुरूप पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना प्लस कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन को भी उतना ही रोचक बनाने पर मेरा प्रयास रहता था। तो जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखते जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट को पढ़ने का हमारा एटीट्यूड चेंज होता जाता है। बिल्कुल। क्योंकि हम जब कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा ध्यान, हमारा जो मुख्य फोकस वो ये रहता है कि यदि कल हमारे एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन मिल जाता है तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये बहुत सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती है जहाँ पर यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। हमें हर चीज़ के बारे में, हमारे आसपास जैसा वातावरण चल रहा है, जैसा घटनाक्रम चल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्योंकि हम सामान्य नागरिक सेवा, सामान्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य बनने जा रहे हैं। तो मेरे ये जो मुख्य परीक्षा की रणनीति थी, अधिक से अधिक अभ्यास की, अधिक से अधिक लेखन की, उससे ही मुझे साक्षात्कार में भी फायदा हुआ। मैंने अपने शब्दों पर कहीं ना कहीं अनुशासन और सीमितता और सेलेक्टिव शब्दों को चुनने की जो मेरी अप्रोच है वो मेरी मुख्य परीक्षा और उत्तर लेखन के अभ्यास से ही डेवलप हुई। बिल्कुल, ये मैं भी मानकर चलता हूँ। अच्छा, मुझे मनमोहन जी आप ये बताइए कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी हैं उनके समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, तो उनका समाधान वो किस प्रकार से करें? सर, जहाँ तक ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की बात है तो मेरी पृष्ठभूमि भी पूरी तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है। मेरे पिताजी भी आम किसान हैं और मेरी माताजी भी उनकी मददगार है। मैं गाँव के विद्यार्थियों की परिस्थितियों से बहुत सूक्ष्म स्तर पर वाकिफ हूँ। क्योंकि गाँव से जब शहरों में आकर तैयारी की जाती है या आश्रम जैसी जगह आकर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो उनके सामने एक तो मुख्य आर्थिक समस्या आती है, उसके साथ ही उनका जो आसपास का परिवेश है उसको लेकर उनके सामने चुनौतियां होती हैं। आर्थिक जो समस्याएं हैं उनको विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपने आसपास के सहयोग से या अपने माता पिता या परिवार के सहयोग से पाट पाते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो सामाजिक वातावरण का माहौल है उसने मुझे हमेशा एक ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए चुनौती के रूप में मैं उसको देखता हूँ। क्योंकि ग्रामीण विद्यार्थियों में ऊर्जा का स्तर बहुत उच्च होता है, वो ओजस्विता से लबालब होते हैं और यदि उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनको सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए तो उनमें आत्मविश्वास इस हद तक होता है कि वो आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आवश्यकता है कि उनके आसपास का वातावरण बहुत सकारात्मक हो। क्योंकि जो वातावरण होता है उसका सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी हम लोग निराश होते हैं या जब भी हम लोग मार्ग से भटकने लगते हैं या चीज़ें हमसे दूर होती जाती है तो हमारे आसपास जो सकारात्मक वातावरण होता है, हमारे आसपास जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, गुरुजन होते हैं, हमारी मित्र मंडली होती है या जो चीज़ें हमारे आसपास के वातावरण में चल रही होती है, यदि वो सकारात्मक होती है तो हम अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति दोगुने जोश से, दुगनी ऊर्जा से समर्पित होते हैं और सही ट्रैक पर चलते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए मैं अपने प्यारे साथी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें हमें अवसर के रूप में लेना चाहिए और उन चुनौतियों को हम अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाकर बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे लोगों के मार्गदर्शन के साथ हम उनको पाट कर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक आप बताएं कि भाषा यानी मीडियम आरएएस में कौन सा उपयुक्त है, हिंदी या अंग्रेजी? सर, मुझे लगता है कि जिस भी माध्यम में हमारी पढ़ाई हुई है, हमने ग्रेजुएशन किया है या कोई टेक्निकल डिग्री ली है, उस माध्यम को चुनने में कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि यदि हम टॉप 10 रैंक कर देखें इस बार आरएएस 2018 के रिजल्ट में, तो जो सेकंड रैंक मेरी है वो एक्सक्लूसिवली मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ जी। तो मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी या हिंदी माध्यम को या हिंदी भाषा को लेकर कहीं ना कहीं कोई स्टिग्मा या हीनता भाव की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम मुख्य परीक्षा सिलेबस में देखें तो अंग्रेजी का भी एक सेपरेट पाठ्यक्रम है जहाँ पर 80 मार्क्स की इंग्लिश हमें अटेंड करनी है और हिंदी का भी 120 मार्क्स का सेपरेट सिलेबस है जहाँ पर हमें हिंदी को पढ़ना ही पड़ेगा यदि हम अंग्रेजी बैकग्राउंड से भी आते हैं।
और यदि हम हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें अगर सेलेक्ट होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं मेंस में, तो हमें इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी चर्चा में मुख्य परीक्षा पर बात हुई। इन दिनों मैं बच्चों एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि अधिसंख्य लोग आकर कहते हैं कि सर प्री की तो मेरी तैयारी ओके है और मुझे मुख्य परीक्षा पर काम करना है, जबकि मैं बच्चों की इस बात से सहमत नहीं हूं। आपको प्रारंभिक परीक्षा पर भी पर्याप्त कार्य करना होगा, क्योंकि मैं बगैर नाम लिए ये आपको कहना चाहूंगा कि एक एसडीएम साहब जो मेरे विद्यार्थी हैं, जब वो अंडर एज थे, यानी कि 21 साल के नहीं हुए थे, तो उन्हें इंटरव्यू कॉल हो गई, क्योंकि 2007 के आसपास फॉर्म जो है वो ऑनलाइन नहीं होते थे, कंप्यूटर से नहीं होते थे, हाथ से ही भरकर हम लोग प्रेषित करते थे। तो उन्हें अंडर एज ही प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का अवसर मिला, वो उन्होंने क्लियर कर दी। मेंस में बैठने का अवसर मिला, वो भी उन्होंने क्लियर कर दी। मैंने उनको कहा कि आपको इंटरव्यू कॉल तो होगी नहीं, क्योंकि आप तो 21 साल के ही नहीं हुए अभी। अब क्या था कि अगले ही वर्ष जब परीक्षा हुई, जिसको हम 2008 की परीक्षा सामान्य रूप से कह देते हैं, तो वो प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर पाए। और ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास उपलब्ध हैं, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में ऐसा हुआ कि मेंस की तैयारी करते रहे और प्रारंभिक परीक्षा पास ही नहीं हुई। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि टिकट है, ये तो लेना ही आपको पड़ेगा, तभी आप मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे। तो इस बिंदु पर भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। और मनमोहन जी, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों को? सर, यह आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है, क्योंकि अब यदि आरएस 2013 के बाद हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रकृति को देखें, तो पूर्व जो प्रश्न पत्र आते थे उनके समान प्रश्न नहीं आते हैं। आजकल प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्नों का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसा इस बार सिलेबस और वाइड कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्नों की प्रकृति है वो प्रश्न विस्तार के स्थान पर प्रश्नों की गहराई पर जोर दिया जाने वाला है। तो मेरा मानना है कि हमें प्रारंभिक परीक्षा पर भी फोकस एक कॉम्प्रिहेंसिव या इंटीग्रेटेड रूप में मेंस के समान ही करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिकों को हम इस हिसाब से पढ़ें, इस लेवल से पढ़ें कि वो हमारी मुख्य परीक्षा के समान समझ विकसित कर सके। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट बेस आते हैं, या उसमें सही गलत या कौन सा कथन किस कारण के लिए एक तरह से पुष्टि करता है या उसको एक्सप्लेन करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमें जो टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, उसकी मुख्य परीक्षा जैसे ही समझ की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह ताल्लुकात रखता हूं कि हमें प्रारंभिक परीक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इनफैक्ट हम जब तैयारी करें तो हमें इन तीनों स्टेज को अलग अलग कर कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को पढ़ने का या सिलेबस को पढ़कर समझने का और प्रेजेंट करने का हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वो एक तरह से व्यापक होना चाहिए। हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको क्या हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो हमारी तैयारी कहीं ना कहीं कारगर है, गुणात्मक है, अन्यथा हमें आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को, पहले भी शायद उन्होंने ये बात सुनी हो। मैं अक्सर जो है विद्युत जम्वाल साहब की कमांडो फर्स्ट का एक फाइट सीन देखता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा रोचक भी बात रहती है, क्योंकि सिनेमा से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। अक्सर वो फाइट सीन जो बस स्टैंड का सीन है वो देखता हूँ। वो इसलिए देखता हूँ कि मुझे ये लगता है कि उस दृश्य के माध्यम से इस बात की अनुभूति होती है या इस बात की समझ विकसित होती है कि अभ्यास ही सब कुछ है। मुझे ये महसूस होता है कि आदमी अपने भीतर तमाम चीज़ें विकसित कर सकता है यदि वो मेहनत करे और अभ्यास करे। इसके अतिरिक्त आप मनमोहन जी अपनी तरफ से जो भी बात हमारे दर्शकों को, विद्यार्थियों को बताना चाहें, कृपया बताएं।
सर इसके अतिरिक्त मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है कि जब आरएस 2016 का मेरा रिजल्ट आया तो मुझे नकारात्मकता ने घेर लिया एक दो दिन के लिए। बिल्कुल, दबाव बहुत बड़ा इशू है, नकारात्मकता बहुत बड़ा इशू है। तो उसके लिए मैं अपने प्यारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी असफलता होती है या हमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो हमें उस चीज़ को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हम उस चीज़ को हार स्वीकारने या हार मानने जैसी स्थिति में नहीं लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां रह गई, क्योंकि उस रिजल्ट के बाद जब कभी कहीं जाना होता था तो सर मैं खुद लोगों से मिलने में मुझे शर्म सी आती थी और इनफैक्ट मुझे ये लगता था कि यार ये मेरा बुरा वक्त चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए या इस बुरे वक्त के लिए इसको जवाब देने के लिए भी मैंने अपनी जो स्टडी टेबल थी उसके ऊपर 4 पंक्तियां लिखकर लगा रखी थी कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त गुजरने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर मुझे लगता है कि जब भी हमें नकारात्मकता घेर ले तो हमें पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ उस बुरे वक्त को चैलेंज करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा कर्म है और हमारी ये साधना है जिसके बदौलत वक्त नहीं लगेगा वक्त गुजरने में। बहुत बढ़िया मनमोहन जी, कोई और बात आप कहना चाहें? और दूसरा मैं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो अपने स्तर पर या अपने मित्रों के स्तर पर जो समस्याएं देखी है जहाँ पर हमें समय ज़्यादा लग जाता है, तो हमें 2-3 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें कंटेंट के स्तर पर बहुत ही जो रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्सेज है वो फॉलो करने चाहिए। हमें हमारा जो कंटेंट है वो बहुत सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग यदि युद्ध में उतरते हैं तो हमारे पास चाहे जो हमारे हथियार है वो सीमित हो, लेकिन यदि उनमें पर्याप्त धार दी हुई है, उनमें पर्याप्त गुणवत्ता है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे युद्ध में हमारा जो ये संग्राम है, हमारा ये जो एक तरह से आरएएस की परीक्षा है उसमें हमें काफ़ी मददगार साबित होता है। हमें लेखन या उत्तर लेखन का बहुत अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। हमें ये सोच लेना चाहिए कि यदि इस परीक्षा में हमारी नैया पार होगी, हमें सफलता मिलेगी, तो वो हमारी खुद की मेहनत से होगी, और खुद की मेहनत है हमारा उत्तर लेखन का अभ्यास। कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी कॉपी में आंसर लिखने से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि उनका या तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या उनकी जो कॉपी चेक करेगा वो उनको कितने मार्क्स दे रहा है, या उनका मूल्यांकन मार्क्स के आधार पर तो या नंबरों के आधार पर तो नहीं किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि जब हम इन चीज़ों से डरेंगे तो हम लोग मेहनत या हम लोग उत्तर लेखन कैसे करेंगे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमें इससे डरना नहीं है, हमें इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए। और उत्तर लेखन के दौरान हमें कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन पर भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यदि मैं एक एग्जांपल के रूप में बताऊं तो मान लीजिए यदि हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम उनको भोजन परोसते हैं, तो भोजन की गुणवत्ता या भोजन सामग्री का संदर्भ अलग होता है, और भोजन जिस रचनात्मकता के साथ, जिस इनोवेशन के साथ और जिस तरीके से उनको उसको प्रेजेंट करके परोसा जाता है, उस हिसाब से उस भोजन की एक तरह से भोजन के प्रति जो एटीट्यूड डेवलप होता है उस अतिथि का, वो एक अलग होता है। तो हमें इस चीज़ को लेकर हमारी जो मुख्य परीक्षा की रणनीति है, जो हमारी आरएएस परीक्षा की युद्ध नीति है, उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारे अभ्यास और अभ्यास पर निर्भर है। यदि हम मेहनत करेंगे, यदि हम कर्मरत रहेंगे, यदि हम सकारात्मक रहेंगे, तो ईश्वर की अनुकंपा हमारे ऊपर जरूर होगी। हमारे गुरुजनों का, हमारे जो मार्गदर्शक है, उनके आशीर्वाद से हमें अपेक्षानुरूप सफलता जरूर मिलेगी। तो विद्यार्थियों, अभी हम लोग मिल रहे थे आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में दूसरी रैंक हासिल करने वाले श्री मनमोहन शर्मा से, और इन्होंने अपनी युद्ध नीति में बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। यदि हम इनका अनुसरण करेंगे तो इनकी तरह टॉप 10 में आ सकते हैं। तो खैर, मैं एक बार पुनः मनमोहन जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद सर, और मैं विशेषतः आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया
और जो अब इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को मार्गदर्शन किया या उनसे संवाद कायम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में मुझे ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।